चलिए बच्चों, इसमें अब हम लोग देखते हैं खाद्य जाल क्या होता है। देखो, कहा जाता है प्रकृति में खाद्य श्रृंखला कभी भी अकेली नहीं पाई जाती, हमेशा खाद्य जाल के रूप में उपस्थित होती है। क्यों? क्योंकि बच्चों, एक चीज पहले तो मैं बता दूं, खाद्य जाल क्या होता है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि जैसे हम लोगों ने अभी यहाँ पे ग्रेजिंग फूड चेन की बात करी थी, चारण खाद्य श्रृंखला की, कि भाई ठीक है, हिरन है, हिरन को भेड़िया खा रहा है, शेर खा रहा है, चीता, चील, गिद्धबाज ये सब खा रहे हैं, या खरगोश है तो उसको लोमड़ी खा रही है, देन भेड़िया, शेर, चीता हो गया, मवेशी है, बकरी है, उसको मनुष्य खा रहा है, टिड्डे हैं, मेंढक, सर्प, मोर, चार, मतलब एक हमने श्रृंखला बना रखी है। ठीक, लेकिन प्रकृति में ऐसा नहीं होता बेटा। प्रकृति में क्या होता है, ये जरूरी नहीं है कि हिरन को बेटा जो है खाली भेड़िया खाए, हिरन को लोमड़ी भी खा सकती है, हिरन को जो है यहाँ से शेर और चीते भी खा सकते हैं। ये बात समझ में आई? चलो अगला देखो। अब इसी तरह से जो है बच्चों, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं मवेशी की, मैं खरगोश की बात कर रही हूँ। खरगोश को जो है केवल लोमड़ी खा ले ऐसा जरूरी नहीं, भेड़िया भी खा सकता है। ठीक है, यहाँ भी खाद्य जो है इस तरह से हो सकता है। या मवेशी है तो मवेशी को बच्चों यहाँ पर आप बल्कि इधर ना लेकर के मैं ऐसे दे दूं, मवेशी को जो है वो शेर और चीता भी खा सकता है। ठीक है, मवेशी को क्या होगा, शेर और चीता भी खा सकता है। ठीक है, मवेशी है, एक मिनट में इसको पूरा फिर से एक बार लिख दूं, थोड़ा गड़बड़ हो गया। चलिए, मैंने यहाँ पे लिखा था मवेशी, और मवेशी में मैंने लिखा था बच्चों बकरी। ठीक है, मान लीजिए बकरी की हम बात कर रहे हैं, तो ये हम लोगों ने इस तरह से बनाया था। फिर मैंने कहा था ये जरूरी नहीं है कि मवेशी को मनुष्य ही खाए, इस बकरी को जो है शेर, चीता अगर आ सकते हैं, जंगल के आसपास हो तो ये भी इसको खा सकते हैं। ठीक, अब मैं यहाँ बात कर रही हूँ, जैसे ये दिया हुआ है इसमें बच्चों मेंढक। ठीक, टिड्डे को मेंढक ने खाया, ये कोई जरूरी नहीं टिड्डे को मेंढक ही खाएगा, टिड्डे को सर्प भी खा सकता है, या मान लो सर्प वहां तक नहीं पहुंचता है, खाने को तो वो खा ही सकता है। या मेंढक को मैंने कहा सर्प खा रहा है और सर्प को मोर खा रहा है, कोई जरूरी नहीं है बच्चों। मेंढक को अगर ना, या मैं मोर की बात कर लूं तो मेंढक को जो है ये सीधे मोर भी खा सकता है। ठीक है, मेंढक को जो है ये मोर भी खा सकता है, बस उसका साइज बड़ा है, वो दिख रहा है, उसको खा सकता है वो। ठीक, तो अलग अलग तरीके होते हैं बच्चों, ऐसा जरूरी नहीं कि जंगली बिल्ली है तो उसको लोमड़ी ही खाए, जंगली बिल्ली को खाने वाला शेर, चीता भी हो सकता है। ठीक है, तो ऐसा भी आप लिख सकते हो। या आप लिख सकते हो इस लोमड़ी को, लोमड़ी मर जाए अगर तो इसको चील, गिद्धबाज भी खा सकते हैं। ठीक है, ऐसे अलग अलग तरीके की बच्चों हो सकते हैं। मैंने कहा ये जंगली बिल्ली है, जंगली बिल्ली को शेर, चीता खा सकते हैं, लोमड़ी को चील, गिद्धबाज खा सकते हैं। अगर ये जंगली बिल्ली है तो जंगली बिल्ली को डायरेक्टली जो है आप ये भी कह सकते हो ना कि जंगली बिल्ली है, इसको भेड़िया भी खा सकता है, ऐसा। ठीक, कुल मिलकर के प्रकृति में बेटा खाद्य श्रृंखला संभव नहीं है, खाद्य जाल संभव है। बात समझ आई? क्यों? क्योंकि आप सोचो कि अगर खरगोश को खाने वाला खाला, लोमड़ी खाली खरगोश को खा सकती तो बच्चों खरगोश मर जाए तो लोमड़ी भी मर जाएगी, और लोमड़ी को खाली भेड़िया खा सकता है, लोमड़ी मर गई तो भेड़िया भी मर गया। इसका मतलब यह है कि इनके ऊपर दूसरे, उनके पास दूसरा ऑल्टरनेटिव फूड भी होता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि इनको यही खाएं। या मैं ये कह रही हूँ कि हिरन है, हिरन को लोमड़ी ही खा रही है और लोमड़ी को भेड़िया खा रहा है। अब हिरन मर गया तो पता चला लोमड़ी मर गई, लोमड़ी मरी तो भेड़िया मरा, भेड़िया मरा तो शेर, चीता मर गए। इस तरह से पूरा इकोलॉजिकल बैलेंस बिगड़ जाता है बच्चों। ठीक, इससे प्रकृति में कभी भी खाद्य श्रृंखला जो है नहीं पाई जाती है, बल्कि अस्तित्व किसका होता है, खाद्य जाल का। और जितना जटिल खाद्य जाल होगा उतना ही जो है स्थायी पारितंत्र होता है। ठीक है, क्योंकि ऑल्टरनेटिव फूड पे रहना बेटा जरूरी है। ये बात समझ आई? तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं यहाँ पे खाद्य जाल को बताऊं, खाद्य जाल होता क्या है, तो खाद्य जाल होता है कि विभिन्न खाद्य श्रृंखलाएं विभिन्न पोष स्तर पर आपस में संबंधित होती है। विभिन्न खाद्य श्रृंखलाएं या खाद्य श्रृंखलाएं विभिन्न पोष स्तर पर आपस में क्या होती हैं, संबंधित होती हैं, और इसी को कहते हैं खाद्य जाल। एनसीईआरटी की भाषा में बच्चों बोले तो एनसीईआरटी की भाषा कहती है कि अपरद खाद्य श्रृंखला का कोई जीव, अपरद खाद्य श्रृंखला का कोई जीव यहाँ ग्रेजिंग फूड चेन के लिए या फिर चारण खाद्य श्रृंखला के जीव के लिए शिकार जाति हो सकती है कि नहीं बताओ? हो सकती है ना। जैसे मैंने कहा कि लाइक अगर मैं मेंढक की बात कर रही हूँ बच्चों, मेंढक को अगर जो है केचुआ मिले तो भी वो उसको खा सकता है, हो गया ना अपरद खाद्य श्रृंखला का एक जीव, इसके लिए शिकार जाति।
हो सकती, बिल्कुल हो सकती है। गौरैया हो गई, या मैंने कहा चलो ठीक है गौरैया ना सही, मेंढक हो गया, तो मेंढक को यहाँ से जोड़ सकते हो ना, मेंढक को खाने वाला सर्प हो गया। तो सारी श्रृंखलाएं किसी न किसी पोष स्तर पर आपस में संबंधित होती हैं या जुड़ी होती है, जिसे हम खाद्य जाल कहते हैं। चलिए जल्दी से फटाफट नोट कर लीजिए। खाद्य श्रृंखलाओं या खाद्य श्रृंखलाएं, खाद्य श्रृंखलाएं विभिन्न पोष स्तर पर, खाद्य श्रृंखलाएं विभिन्न पोष स्तर पर आपस में जुड़े होकर या आपस में जुड़कर, पोष स्तर पर जुड़कर खाद्य जाल बनाते हैं, खाद्य जाल बनाते हैं। ठीक है, इसी को बच्चों हम लोग अगर एनसीईआरटी की लैंग्वेज में कह दें तो एनसीईआरटी की लैंग्वेज में जो है ये आप यहाँ पे देख सकते हो, ये वाला हो गया। यह मैं एनसीईआरटी की लैंग्वेज में यहाँ लिखूं तो आप लिखोगे अपरद खाद्य श्रृंखला, अपरद खाद्य श्रृंखला, अपरद खाद्य श्रृंखला, चारण अपरद खाद्य श्रृंखला के जीव, चारण खाद्य श्रृंखला, चारण खाद्य श्रृंखला, खाद्य श्रृंखला के जीवों के लिए, के जीवों हेतु शिकार जाति होते हैं, शिकार जाति हो सकती है, शिकार जाति हो सकती है। शिकार जाति हो सकती है जो यहाँ पे क्या बनाएगी, खाद्य जाल। तो ये खाद्य जाल हो गया। ठीक, दूसरा आपको जो है यही चीज लिखना है बेटा, ये इसी का हो गया एग्जाम्पल। तो आप लोग ये वाला डायग्राम बना लेंगे, इसमें खाद्य श्रृंखला का, खाद्य श्रृंखला पे भी बच्चों क्वेश्चन आया हुआ है, इसको आपको पूरी तरह से सही प्रॉपरली करना है। अगला आपको लिखना है बच्चों, प्रकृति में खाद्य श्रृंखला ना होकर के खाद्य जाल पाया जाता है, और जितना जटिल खाद्य जाल होगा उतनी ही स्थायी पारितंत्र होगा। चलिए तो अगला पॉइंट इसमें लिखे, प्रकृति में खाद्य श्रृंखला के स्थान पर, खाद्य श्रृंखला के स्थान पर खाद्य श्रृंखला के स्थान पर खाद्य जाल, खाद्य जाल पाया जाता है। ठीक, अगला पॉइंट लिखो, पारितंत्र की स्थायित्व या पारितंत्र, पारितंत्र का स्थायित्व पारितंत्र का स्थायित्व खाद्य श्रृंखला की जटिलता पर निर्भर करता है। स्थायित्व, खाद्य पारितंत्र का स्थायित्व किसके समानुपाती होगा, खाद्य श्रृंखला या खाद्य जाल कहेंगे, खाद्य जाल की जटिलता, की जटिलता। इसका मतलब यह है कि जितना जटिल खाद्य जाल होगा बच्चों उतना ही स्थायित्व होगा पारितंत्र का। ठीक, और ये तो मैंने एक आपको केवल ग्रेजिंग फूड चेन में बताया है किस तरह से खाद्य जाल का निर्माण होता है। ठीक है, तो ये तो हो गया खाद्य जाल। चलिए जल्दी से इसको फटाफट नोट करिए। और अगला हम लोग को बच्चों इसमें पढ़ना है पिरामिड। पिरामिड, चलिए पिरामिड में बच्चों जो है इसको हिंदी में भी पिरामिड ही कहते हैं। पिरामिड होता क्या है, यही खाद्य जाल हमें बनाना है। इस खाद्य जाल में उपस्थित जीवों को बनाना है, लेकिन संख्या के आधार पे, जैव भार के आधार पे या फिर ऊर्जा के आधार पर इसका जो चित्रीय निरूपण होगा या जो बनाते हैं हम लोग। पिरामिड होता क्या, आप ऐसे समझो
ये पूरा खाद्य जाल बना है ना। अब इसको इसकी संख्या, इसी को इसके क्या कहते हैं, जैव भार या ऊर्जा के आधार पर इसका चित्रीय निरूपण ही जो है ये क्या है, यहाँ पर पिरामिड है। ठीक है, यानी खाद्य जाल के प्रत्येक पोष स्तर पर उपस्थित जीवों की संख्या अथवा जैव भार अथवा ऊर्जा के आधार पर उनका चित्रीय निरूपण है, जिसमें उत्पादक को सबसे नीचे रखा गया और उपभोक्ता को या शीर्ष श्रेणी के उपभोक्ता को सबसे ऊपर। ठीक है, चलो तो पिरामिड है क्या। सबसे पहले बच्चों पिरामिड को प्रदर्शित किया था यहाँ पर एल्टोन ने। ठीक है, एल्टोन ने इसको प्रदर्शित किया था, उनके नाम पर ही इसको कहा जाता है एल्टोनियन पिरामिड। तो एल्टोनियन पिरामिड को जो है यहाँ पे आपको पिरामिड के बारे में बताना है कि पिरामिड जो है इसको सबसे पहले एल्टोन ने बताया था, इससे इसको एल्टोनियन पिरामिड कहा गया। और फिर हम लोग 1 बाय 1 जो है इसके पिरामिड को बनाते हुए चलेंगे। अभी तो आप इसको इसके साथ बनाएंगे, इससे मैंने बच्चों ये एरो बना दिया है, इसको आप एक बार साथ में नोट कर लेंगे। थैंक यू स्टूडेंट, हमें इतना प्यार देने के लिए। डेली काफ़ी संख्या में स्टूडेंट हमारी वीडियोस को देख रहे हैं और उसका लाभ उठा रहे हैं। बच्चों आप सभी से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को प्रेस करिए और अपना एनरोलमेंट कराइए। बच्चों इसके साथ ही जिन बच्चों को यहाँ पर डाउट सेशन की भी ज़रूरत है, साथ ही मटेरियल्स की भी ज़रूरत है, वो सभी हमारे प्रीमियम कोर्सेज को भी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। ठीक है, चलिए तो इसको जो है जल्दी से लिखते हैं पिरामिड में। इसे सबसे पहले चार्ल्स एल्टोन ने प्रस्तुत किया। अतः एल्टोनियन पिरामिड भी कहा गया। अतः एल्टोनियन पिरामिड भी कहा गया। इसकी परिभाषा लिख लेते हैं बच्चों हम लोग। परिभाषा क्या है, तो परिभाषा लिखिए, खाद्य श्रृंखला के विभिन्न पोष स्तर या विभिन्न पोष स्तरों पर उपस्थित जीवों का संख्या अथवा जैव भार अथवा ऊर्जा के आधार पर चित्रीय निरूपण। चलो तो इसमें होता है कि बेटा सीधी अगर मैं बात करूं तो ये सभी जो यहाँ पे खाद्य श्रृंखला बनी इन्हीं का चित्रीय निरूपण है। ठीक, जिसमें उत्पादक सबसे नीचे, तथा शीर्ष श्रेणी के उपभोक्ता सबसे ऊपर रखे गए। इसमें एक स्टेटमेंट और भी दिया गया बच्चों, जो अपघटक हैं ये सबसे ज्यादा ऊर्जा का प्रवाह इन्हीं के द्वारा होता है, जबकि पिरामिड में इनको कोई स्थान नहीं दिया गया। भाई जो अपघटक हैं वो सबसे ज्यादा ऊर्जा प्रवाहित कर रहे हैं, तो सबसे ज्यादा ऊर्जा का प्रवाह अपघटकों द्वारा हो रहा है, फिर भी उनको यहाँ पिरामिड में कोई स्थान नहीं दिया गया। क्यों? क्योंकि बेटा इनका कोई निश्चित स्थान नहीं है।
ये अगर मृत हो जाता है तो भी वो अपघटित कर देगा। इनमें से कोई भी मृत हो जाए हर स्तर पे तो वो उपस्थित है, तो इसको निश्चित स्थान कैसे दिया जा सकता है। ठीक है, अब यहां पे आपको इसीलिए लिखना है जबकि अपघटकों द्वारा ऊर्जा प्रवाह सबसे अधिक होने पर भी अपघटकों द्वारा ऊर्जा प्रवाह सबसे अधिक होने पर भी उन्हें पिरामिड में कोई स्थान नहीं दिया गया। उन्हें पिरामिड में कोई स्थान नहीं मिला या कोई स्थान नहीं दिया गया। कोई स्थान नहीं दिया गया, ठीक है, क्योंकि उनका कोई निश्चित स्थान ही नहीं था बच्चों। वो तो प्रथम पोष स्तर पे भी, प्रथम तो नहीं लेकिन सेकंड, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ किसी भी पोष स्तर पे उपस्थित होते हैं, इसलिए उनको कोई स्थान नहीं दिया गया। ठीक है, चलिए बच्चों, इसमें सबसे पहले आता है, सबसे पहले हम लोग पिरामिड ऑफ नंबर, या लिखते हैं संख्या का पिरामिड। संख्या का पिरामिड। चलो बच्चों, इसको देखते हैं। संख्या का पिरामिड क्या है? अब यही जो है खाद्य श्रृंखला, संख्या के आधार पर इसका पिरामिड बनाते हैं, यानी खाद्य श्रृंखला का संख्या के आधार पर पिरामिड। ठीक, तो संख्या के आधार पर खाद्य श्रृंखला का पिरामिड है, और उसमें भी बच्चों हमेशा पिरामिड सीधा बनेगा, केवल वृक्ष का छोड़ के। क्यों होगा मैं आगे बताती हूं। आप लिखिए हमेशा सीधा पिरामिड जो बनेगा बेटा हमेशा सीधा बनेगा, परंतु वृक्ष के पिरामिड को छोड़कर, वृक्ष का पिरामिड उल्टा अथवा क्या होगा, उल्टा या तर्करूपी होगा, उल्टा या तर्करूपी। अभी मैं यहां बना के बता भी दूंगी, आप लोग कैसे बताओगे। बच्चों इसमें जो क्वेश्चन आया हुआ है ना, ये वृक्ष का पिरामिड है, इस पे क्वेश्चन आया हुआ है, और आप यहाँ पे नीट डाल दीजिए, नीट पे ही आया हुआ है। ठीक है, चलिए मैं बताती हूँ इसको। देखो बच्चों, जैसे मान लीजिए कि मैंने संख्या का पिरामिड एक बनाया है ना, तो उसमें उत्पादक को तो हमें सबसे नीचे रखना है, तो हमने ऐसे बना दिया इसको। ध्यान से सब लोग देखना, इसको मैं ऐसे बना दूंगी। यहाँ पे जैसे मान लीजिए मैंने नीचे लिख दिया घास, ये हो गया टिड्डे, मेंढक, सांप, और यहाँ पे हो गया सबसे टॉप पर क्या हो गया, मोर। संख्या में कम होते गए ना भाई, देखो घास संख्या में सबसे ज्यादा है, ठीक है, इससे संख्या में कम टिड्डे होंगे, और टिड्डों से भी कम बच्चे क्या होंगे, मेढक, और मेढक से कम क्या होगा, सांप, और सांप से कम क्या होगा, मोर, वो सबसे कम दिखाई देगा। ठीक है, तो आपको ऐसे लिखना है, तो आप इसको लिख सकते हैं यहाँ पर घास, ये है बच्चों घास, घास, यहां लिख देंगे टिड्डे, टिड्डे, यहां आप लिखेंगे मेढक, मेढक, यहां लिखिए सर्प, ये हो गया सर्प, और यहां लिख देना बेटा मोर। ठीक, तो संख्या के आधार पे देखो पिरामिड सीधा बन गया ना। लेकिन मैं अगर वृक्ष का बनाऊं तो आप ऐसे सोचो, इसमें बच्चों अगर आप ऐसे लिखो कि वृक्ष तो संख्या में एक है, उसमें पाए जाने वाले पक्षी खूब ज्यादा हो गए, और प्रत्येक पक्षी पे पाए जाने वाले परजीवी खूब ज्यादा हैं, हो गया ना उल्टा। ठीक, चलो एक इसका मैं बनाती हूँ उल्टा वाला। पहले वृक्ष का पिरामिड ऐसे देखो, वृक्ष मैं लूंगी तो अपने आप आपको समझ आ जाएगा। एक वृक्ष है बच्चों, तो यहां आप लिखेंगे वृक्ष,
ये वृक्ष क्या हो गया? 1। ठीक है, अब इसमें पक्षी जो पाए गए, पक्षी हो गए मान लो 100 हैं, तो यहाँ पे पाए जाने वाले इसमें परजीवी ये क्या होंगे बच्चों? लगभग मान लो 10,000 ऐसे परजीवी हो सकते हैं। तो आप देखिए वृक्ष का पिरामिड क्या हो गया? उल्टा बन गया ना बेटा। अब इसी तरह से एक और आप देखो जिसमें तर्करूपी बने। तर्करूपी का मतलब ऐसा हो गया, इसे तर्करूपी कहते हैं बच्चों। बीच का भाग चौड़ा हो जाए और ऊपर का भाग नुकीला, इसको तर्करूपी कहते हैं। तो अब तर्करूपी कैसे बनेगा ये मैं भी बताती हूँ आपको। देखो नीचे एक वृक्ष है, ठीक, वृक्ष पे पाए जाने वाले पक्षी बहुत ज्यादा हैं। फिर इन पक्षी के मरने के बाद इनको खाने वाले बच्चों चील गिद्ध बाज संख्या में बहुत कम है। हो गया तर्करूपी ना। तो मैं यहां लिखती हूं ये हो गया इसमें वृक्ष। वृक्ष मान लो वृक्ष की संख्या 1 है, ठीक। पक्षी, पक्षियों की संख्या क्या हो गई बच्चों? मान लो 1000 हो गई। अब इस पे पाए जाने वाले चील गिद्ध बाज 100 ही रह जाएंगे, है ना, बहुत कम हो जाएगा। तो यहां लिख दीजिए बाज। इनकी संख्या करीब कितनी रह जाएगी? आप तो 1000 100 की बात छोड़ दो, आपको या मान लो चलो 100 ही मैंने लिख दिया। तो ये हो गए ना तर्करूपी, लगभग तर्करूपी बनता है बच्चों। तो ये संख्या का पिरामिड है बच्चों। सीधा सीधा क्वेश्चन कभी नहीं आता, संख्या का पिरामिड हमेशा सीधा होगा, लेकिन आपको बताना है उल्टा या तर्करूपी किसका हो जाएगा? वृक्ष का। और यही आपसे पूछा गया है, यही आपको ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में भी पूछा गया है, उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में वृक्ष का, तो भी आपको वहां उल्टा या तर्करूपी लिखना है, ठीक। चलिए अगला देखते हैं बेटा। इसको 1 मिनट में इधर से थोड़ा सा इसका एरो छोटा बना दूं ताकि इधर हम लोग पिरामिड बना लें। चलिए यहाँ पे जंगली बिल्ली का था जिसको हम लोग सीधे बेड़िए से कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखो अगला, ये तो बच्चों हम लोगों ने संख्या का पिरामिड यानी संख्या के आधार पर पिरामिड बताया। अब अगला है जैवभार का। नंबर 2 लिखो जैवभार। जैवभार या बायोमास, इसको बायोमास कहते हैं इंग्लिश में बच्चों, बायोमास का पिरामिड। बच्चों काफ़ी संख्या में डेली हमें बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि वी प्लीज़ इस टॉपिक पे वीडियो बनाएं, इस सब्जेक्ट पे वीडियो बनाएं। तो आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और उसमें दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। बच्चों हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि बहुत सारे बच्चे उसी टॉपिक की रिक्वेस्ट करते हैं जो ऑलरेडी हमारे चैनल्स पे दिए हुए हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी जो है उस चैनल पे जा कर के उन सारे वीडियोस का लाभ ज़रूर उठाएं, ठीक है। तो बच्चों अब ये भी देख लो, जैव भार के आधार पे देखा जाए तो भार के आधार पे अगर देखोगे तो भी जैव भार का पिरामिड हमेशा सीधा बनता है। एक ही वृक्ष है संख्या में, लेकिन उसका जैव भार तो पक्षियों से सबसे ज्यादा होगा। तो आपको बताना यह है कि जैव भार का पिरामिड हमेशा सीधा बनता है, लेकिन जलीय तंत्र का पिरामिड उल्टा बनेगा, क्योंकि बेटा वहां जितने पादप प्लवक है ना, उनका जैव भार जंतु प्लवकों से कम है। जैव भार एक निश्चित समय में लिया जाता है, और क्योंकि यहाँ पे जो पादप प्लवक हैं बच्चों, ये पादप प्लवक जो है इनका जीवन चक्र बहुत छोटा है, इसलिए इनका जैव भार कम होता है, इनकी खड़ी फसल कम होगी। लेकिन एनुअल प्रोडक्टिविटी या एनुअल जिसको कहते हैं टर्नओवर, या यूं कह दो वार्षिक जो उत्पादकता है वो ज्यादा होती है, ठीक। तो आपको ये लिखना है जैव भार का भी पिरामिड हमेशा सीधा परंतु जलीय तंत्र का उल्टा। पहला स्टेटमेंट तो ये लिखो, यही आता है, हमेशा सीधा या हमेशा क्या लिखो, प्रायः सीधा। प्रायः सीधा, प्रायः सीधा परंतु जलीय तंत्र का उल्टा। जलीय पारितंत्र या जलीय तंत्र लिख दो, तंत्र का, पारितंत्र का उल्टा, ठीक है। तो इसमें जब आप बनाएंगे, जैसे तालाब का मैं ले लूं भाई, जलीय का आप बनाओगे सीधा बन जाएगा, ऐसे ऐसे बनाओ जलीय पारितंत्र का, सबसे नीचे पादप प्लवक,
नहीं, पादप प्लवक नहीं लेंगे हम लोग, तो जैवभार ले रहे हैं। जैवभार के आधार पे भी आप यहाँ समझ सकते हो बच्चों, है ना। तो जैवभार के आधार पे भी वृक्ष का जैवभार ज्यादा है, पक्षी का उससे कम है, और आप ले लो तो परजीवियों का और कम हो जाएगा। मैं यहाँ थोड़ा छोटा वाला बना देती हूँ। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं वृक्ष का जैवभार ज्यादा होगा, इससे पक्षियों का जैवभार कम होगा, और यहाँ पे आप बाज लिख देंगे, इसका जैवभार और कम होगा। तो जैवभार के आधार पे सीधा तो हो गया, लेकिन मैं तालाब का पारितंत्र बनाऊं तो उल्टा बनाना है बेटा। और यहाँ पे आप लिखेंगे, जैसे मान लीजिए ये वाला है, ठीक है। यहाँ पे आपको दिया गया है पादप प्लवक। पादप प्लवक मुख्य रूप से डाई एटम्स होते हैं बच्चों। तो यहाँ पे मान लीजिए इनकी संख्या 4 दी हुई है, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा इनकी संख्या 21 जंतु प्लवक। जंतु प्लवक इनकी संख्या देखोगे तो इनकी संख्या करीब आपको मिल जाएगी 21। यानी यहाँ पे आपको लिखना ये पड़ेगा कि पादप प्लवक का जंतु प्लवक की तुलना में खड़ी फसल छोटी होती है या कम होगी, क्योंकि इनकी जीवन चक्र बहुत छोटा है। ठीक, ब्रैकेट में डाल देना। लेकिन अब इस तरह से तो उनको जीवित नहीं रहना चाहिए था, लेकिन ये पारितंत्र भी तो चलता है, क्योंकि इसकी बेटा एनुअल प्रोडक्टिविटी या एनुअल टर्नओवर या वार्षिक उत्पादकता अधिक है। ठीक है, तो आप यहां लिखिएगा तालाब। तालाब का पिरामिड। तालाब का पिरामिड बच्चों उल्टा है, और यही एनसीईआरटी ने दे रखा है। और इसमें लिखिएगा पादप प्लवक। पादप प्लवक की खड़ी फसल जंतु प्लवक की तुलना में छोटी या कम होती है। जंतु प्लवक की तुलना में कम, परंतु वार्षिक उत्पादकता अधिक। वार्षिक उत्पादकता अधिक। इनकी वार्षिक उत्पादकता बच्चों अधिक होगी। ठीक है, बस ऐसे ही क्वेश्चन आपसे आ जाते हैं। आपसे तालाब का पूछा गया है, पिरामिड उल्टा होगा, और यहां नीट डाल दीजिए आप, नीट। ठीक है बच्चों, लास्ट इसमें आता है ऊर्जा का पिरामिड। लास्ट इसमें आपको लिखना है ऊर्जा का पिरामिड। ऊर्जा या एनर्जी। एनर्जी का पिरामिड। ऊर्जा या एनर्जी का पिरामिड क्या होता है, इसको देखते हैं। चलो बच्चों, ऊर्जा का पिरामिड, इसमें सीधे एक सेंटेंस आया हुआ है, ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा होता है, इसका कोई अपवाद नहीं है। क्यों? क्योंकि केवल 10% ऊर्जा का ही स्थानांतरण है ना। तो आप लिखिए हमेशा सीधा, यही स्टेटमेंट आया है, हमेशा सीधा। ब्रैकेट में डालिए क्योंकि 10% ऊर्जा का ही स्थानांतरण, ऊर्जा का ही स्थानांतरण। ठीक, क्योंकि 10% ऊर्जा का ही स्थानांतरण होता है बच्चों। चलिए, तो ये तो ऊर्जा का पिरामिड हो गया। आपका स्टेटमेंट जो बच्चों पूछा गया है वो यहां से है, हमेशा सीधा, या नीट डाल दो। अब इसमें बच्चों यहां मैं ऊर्जा का पिरामिड बना रही हूँ। क्वेश्चन किस तरह से आपसे पूछा जाता है ऊर्जा के रूप में, वो मैं आपको बताती हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा, ये T1 है, T2 है, T3 है, T4 है। ठीक, अगर यहाँ पर ऊर्जा मान लीजिए 10,000 किलो कैलोरी है, किलो कैलोरी, तो यहाँ पे कितनी हो जाएगी बच्चों? 10% इसका निकालोगे ना तो ये आ जाएगी 1000।
1000 किलो कैलोरी, 100 किलो कैलोरी बच्चों 10% लिखते चलोगे, 100 किलो कैलोरी यहाँ पर आ जाएगी और यहाँ पे आपको लिखना है 10 किलो कैलोरी। ठीक है, ये आ जाएगी इस तरह से T4, T3, T2 और T1। लेकिन बच्चों अगर मैं ये बोल दूं 10,000 किलो कैलोरी ऊर्जा मृदा खंड पर पड़ती है, मृदा खंड पर पड़ती है तो अन्य पोष स्तर पर कितनी होगी? अन्य पोष स्तर पर, तो अन्य पोष स्तर पे बच्चों अगर आपको ऊर्जा निकालनी है तो कैसे निकालोगे? यहाँ थोड़ा सा एक पॉइंट आपको ध्यान रखना है बच्चों, अगर 10,000 किलो कैलोरी मृदा पे पड़ रही है तो 1% ही पादप यूज करते हैं। ठीक, यहां से आपको लिखना है 1%, 1% इस्तेमाल करेंगे पादप। तो 1% का मतलब क्या हो गया बच्चों? 1% का मतलब हो गया 100 किलो कैलोरी, है ना। 1% का मतलब हो गया 100 किलो कैलोरी इनके पास हो गई ना। बाकी सब में 10% कर दो आप, पादप में हो गया। पादप के बाद जो है आप रख दो इसमें जैसे कि मान लो पहला वाला जो है, अगर मान लीजिए मैं पादप कह रही हूँ और पादप से मैं सीधे बात करती हूँ हिरन में, चलो तो हिरन में कितना आया, इसके बाद हिरन बचा, तो हिरन में ऊर्जा कितनी आएगी बच्चों? इसका 10% निकालोगे ना, कितना आ जाएगा? 10। यहाँ जाएगा 10 किलो कैलोरी और यहाँ पे हिरन के बाद अगर आपने भेड़िया ले लिया या मान लो शेर ले लिया, चलो शेर की बात करती हूँ मैं, शेर ले लिया आपने, तो शेर में भी इसका 10% जाएगा ना, तो आपको लिखना है 0.1, सॉरी 10 है ना, तो 1 लिखोगे बच्चों, 1 किलो कैलोरी। 10 का 10% क्या होगा? 1 किलो कैलोरी, 1 किलो कैलोरी। ये भी आपसे पूछा जाता है, तो बच्चों आपको यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, इसमें भी डाल दीजिएगा नीट, है ना। ये सीक्वेंस दिया गया है और इस सीक्वेंस में नीट पे क्वेश्चन आया हुआ है बच्चों। चलिए जल्दी से सब लोग इसको पूरा करें, इस पे क्वेश्चन आया हुआ है। ये भिन्न जैवभार के आधार पर, संख्या के आधार पर और ऊर्जा के स्थान पर पिरामिड किस किस स्थान से क्वेश्चन आया है मैंने लिख दिया है और आप लोग इसको फटाफट नोट कर लें। इसके बाद बच्चों हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे पोषक चक्रण। जल्दी से पहले आप इसे नोट करें। चलिए बच्चों इसको देखते हैं, पोषक चक्रण। पोषक चक्रण में क्या है? देखो पोषक चक्रण में है, फटाफट हम लोग समझते हैं, बहुत आसान है, इसको ध्यान से सुन लो, याद हो जाएगा। बच्चों पोषक चक्रण में क्या होता है, जैसे मैंने न्यूट्रिएंट साइक्लिंग इसको इंग्लिश में कहते हैं। बच्चों अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए हैं तो इसे लाइक शेयर करना ना भूलें, ताकि ये वीडियो सभी जरूरतमंद बच्चों तक पहुंच सके। बच्चों आपके इतने अपार स्नेह के कारण हमारी पूरी मोशन टीम इतनी ज़्यादा मोटिवेटेड है और बेस्ट कंटेंट आपको उपलब्ध कराने के लिए हम सभी तत्पर हैं। जैविक और अजैविक घटकों के मध्य पोषकों की गति, ये पोषक चक्रण है, या यूं कह दो जो सजीव हैं और जो मृत हैं इनके मध्य, मृत इन द सेंस की जो नॉन लिविंग सब्सटेंस है, इन सब के मध्य जैविक और अजैविक कारकों के मध्य पोषकों की जो गति चलती है, इसे कहते हैं पोषक चक्रण। जैसे मैंने इसको एक फ्लो चार्ट से यहाँ शो किया है, जैविक घटक और अजैविक घटक। जैविक घटक में बच्चों पोषक तत्व यहाँ अजैविक घटक से जैविक में आएंगे और जैविक से फिर अजैविक में। ठीक है, तो ये ही पोषक चक्रण है। जहाँ पे पोषक पदार्थ सबसे ज्यादा मात्रा में पाए जाए उसको हम कह देते हैं यहाँ रिजर्वोयर पूल कहते हैं या स्रोत कुंड कहते हैं। ठीक है, और जहां पर बच्चों इसका चक्रण चल रहा हो, जैसे स्थल होता है, तो इसको हम कह देते हैं ये इसका साइक्लिक पूल है या चक्रीय कुंड है। क्लियर है? जैसे मैं एक बात करूं कि कार्बन है, ये सबसे ज्यादा कहाँ पे होगी? मृदा पे होगी, तो इसको स्थल कहते हैं कि स्थल पे ज्यादा है। इसी तरह नाइट्रोजन 78% यू हैव टू राइट देयर कि 98% जो है आप लिखते हो वातावरण में, तो वातावरण में अगर 98% है इसका मतलब यह है नाइट्रोजन सबसे ज्यादा वातावरण में, और वो उसका क्या है? स्रोत कुंड है। लेकिन जहां पे इसकी गति चलती रहे, जहां चक्र चलता रहे, बराबर मूवमेंट करता रहे, इसको कहते हैं हम लोग स्थल पे। ठीक है, लिथोस्फीयर इसको कहते हैं इंग्लिश में। अब बच्चों ये जो साइक्लिंग पूल चल रहा है, चक्र चल रहा है न्यूट्रॉन्स का, या तो ये गैसीय अवस्था में होगा या मृदा में जो है क्या हो जाएगा? इस तरह निक्षेपित हो जाएगा और वहां से उसका चक्र चलेगा। ठीक है, अगर गैस के फॉर्म में है तो इसको हम कहते हैं गैसियस पूल। अगर वो निक्षेपित होकर के मृदा में चक्र चल रहा है तो इसको कहते हैं निक्षेपित या सेडिमेंट्री पूल कहते हैं। राइट, अब आप देखो यहाँ पर जो, अगर मैं पहले वाले की बात करूं बच्चों, तो कार्बन हमेशा गैस के फॉर्म में ही मूव करता है, CO2 के फॉर्म में। राइट, ये गैस है,
नाइट्रोजन नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के फॉर्म में या नाइट्रोजन ऑक्साइड्स के फॉर्म में मूव करता है, ये भी गैस है, और सल्फर ऑक्साइड्स वगैरह हो गए। सेकेंडली, अगर मैं मान लूं कि मृदा पे है, चट्टानों के टूटने से बना है और मृदा पे है बच्चों, तो आपको ये देखना है कि अगर ये मृदा पे है, चट्टानों के टूटने से बना है, इसका मतलब यह है कि ये सब जो है कहाँ होंगे डिपॉजिट, सब जो है सॉइल पे डिपॉजिट होंगे, मृदा पे डिपॉजिट होंगे, और वहां से उनकी गति होगी, जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, मैंगनीज, सल्फर, फास्फोरस, पोटेशियम, सब डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स हैं जो सॉइल में होंगे। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज दैट कि यहाँ पर हम लोग ये देख सकते हैं सल्फर यहाँ पर भी है और सल्फर यहाँ पर भी। आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन अवसादी पुल से जो है गति करता है। अवसादी अवसादन भी बोलते हैं इसको, निक्षेपण भी बोलते हैं। तो कौन सा अवसादन पुल या निक्षेपण पुल से गति कर रहा है, तो आपको बताना था बेटा। ऑप्शन क्या दिया था, सल्फर भी दिया था, फास्फोरस भी दिया था, इसके अलावा कार्बन था और नाइट्रोजन। तो आप देखो सल्फर इधर भी इधर भी, इससे सल्फर को आंसर नहीं लिया गया, आंसर लिया गया फास्फोरस को। क्यों? क्योंकि वो केवल अवसादी कुंड से ही गति कर रहा है। ठीक है, चलिए बच्चों, मृदा में पोषकों का समावेश, कैसे मृदा में पोषक तत्व समावेशित होते हैं। सीधी सी बात है, या वर्षा हो रही है, वो जो गैसेस है डिजोल्व होकर नाइट्रेट के फॉर्म में इसमें आ जाएगी। नाइट्रोजन का स्थिरीकरण, नाइट्रोजन आ जाएगी मृदा में। इसी तरह से आप चट्टानों के टूटने पर बहुत सारे पोषक तत्व जो है मृदा में मिल जाते हैं, ये बोलोगे। और या फिर क्या होता है, जो जब आंधी चलती है ना, डस्ट डिपॉजिट होती, धूल के कण जो है इस तरह से यहाँ पे निक्षेपित होंगे, तो ये भी जो है पोषक तत्व को इसमें मिला देते हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट इसमें हम देखते हैं मृदा से इसकी हानि कैसे हो रही है। आप देखो जंगलों के कटने से हो रही है, जंगल कट जाएंगे। जंगल में क्या होता है, पौधे हैं, पौधों की जो जड़ें होती हैं वो मृदा कणों को आपस में बांध के रखती हैं, इन्हें लूज नहीं होने देती। लेकिन अगर यहाँ पे पौधे नहीं हुए तो आप सोचो पानी बह रहा है अपने साथ, ऊपरी लेयर बहा के ले जाएगा पोषक तत्व को। इसी को तो हम लोग मृदा अपरदन बोलते हैं। तो ये हो सकता है, यानी आप ये कह सकते हो जंगलों के कटने से या पौधों के कटने से, वनों के कटने से हो गया। नाइट्रोजन का स्थिरीकरण हो रहा, तो नाइट्रोजन यहाँ पे फिक्स कर दी जा रही है और सॉइल में मिल गई। अगर नाइट्रोजन का इसका विपरीत देखो तो विनाइट्रोजनीकरण होगा, उससे जो है यहाँ पे चले जाएंगे। इसके अलावा बच्चों इसमें देखिए, चट्टानों के टूटने पे वनों के द्वारा, वर्षा के द्वारा हो गया, कैसे हानि हो रही है हम लोग ये पढ़ रहे हैं। तो हानि के लिए आपने विनाइट्रोजनीकरण बोला है। इसके अलावा जो है वनों के कटने से हो गया, ओवर ग्रेजिंग अत्यधिक चारण से हो गया, ओवर कल्टीवेशन बहुत ज्यादा कृषि करने पर एक ही स्थान पर बिना पोषकों के उपयोग किए हुए, तो वो भी क्या करते हैं, पोषक तत्वों की हानि। ये कुछ कारण है बच्चों। ठीक है, चलिए इसके अलावा जो है यहाँ पर अब कार्बन साइकिल हमको पढ़ना है, तो इसके लिए हम लोग को एक डेटा याद रखना है बच्चों। ये डेटा आपको जैसे इधर दिया हुआ है कि जीवों में कार्बन कितना होता है, टोटल न्यूट्रिएंट का अगर ये एलिमेंट्स का मैं देखूं तो 49% है। ये सब आपको एनसीईआरटी के डेटा दिए हुए हैं। इसी तरह से बच्चों आपको देखना है कि वातावरण में कितना है, 1% ही है। लेकिन अगर मैं सागर में देखूं, ओशंस में देखूं, सागर में देखूं, महासागरों में देखूं, तो वहां पे आप देखोगे तो उसमें आपको 71% यहाँ कार्बन मिल जाएगी। ठीक है, वैश्विक स्तर पे अगर बच्चों देखा जाए तो वैश्विक स्तर पर कितना यहाँ पर कार्बन का स्थिरीकरण हो रहा है, तो कितना कार्बन का स्थिरीकरण हो रहा है ये आपको अगर देखना है, तो ये डेटा आपको बच्चों याद रखना पड़ेगा। 4 × 10⁻13 किलोग्राम पर ईयर वैश्विक दर से देखा जाए या वैश्विक स्तर पे देखा जाए तो प्रतिवर्ष 4 × 10⁻13 किलोग्राम कार्बन का फिक्सेशन हो रहा है। ठीक है, प्रोड्यूसर्स द्वारा। प्रोड्यूसर्स क्या होते हैं, उच्च उत्पादक हो सकते हैं या शैवालें हो सकती हैं, या आप लिखोगे कुछ बैक्टीरिया भी हैं, इसके अलावा प्रोटिस्ट हैं। ये सब कार्बन का फिक्सेशन करते हैं। और वैश्विक स्तर पे बच्चों देखा जाए तो 4 × 10⁻13 kg पर ईयर ये कार्बन का फिक्सेशन है। ठीक है, तो बच्चों ये फिक्सेशन आपको ध्यान रखना। मैं नेक्स्ट बताती हूँ कार्बन साइकिल। कार्बन साइकिल क्या होती है बच्चों, सबसे पहले एटमॉस्फेयर में कार्बन कितना है, 0.03% है। इज इट क्लियर? अब ये कार्बन जो सबसे मतलब वातावरण से अगर कार्बन कोई ले सकता है तो सिर्फ और सिर्फ प्रोड्यूसर। ठीक, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा उत्पादकों में कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म को फिक्स किया गया और कार्बन उत्पादकों में आ गई, फिर उपभोक्ता में आ गई। और अगर ये सारे मृत हो जाए तो इनको अपघटित करके जो है कार्बन CO2 वापस से एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। इसके अलावा एरोबिक भी होता है बच्चों। तो माइक्रोब्स क्या होते हैं, ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इसको डिकम्पोज करते हैं और CO2 रिलीज करते हैं। तो ये अपघटन के पश्चात भी कार्बन जो है एटमॉस्फेयर में फ्री हो गई। ठीक, आपको पता है सभी जीवधारी सांस भी लेते हैं, तो अगर सभी जीवधारी सांस ले रहे हैं तो उसमें भी CO2 रिलीज हो रही है, जिसको मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, श्वसन। ठीक है, अब बच्चों ये सारे जो उपभोक्ता हैं, उत्पादक हैं, ये सब अगर मृत हो जाएं तो ये सारे जीवाश्मी ईंधन बना देते हैं।
और जीवाश्मी ईंधन के दहन से, ये मैंने यहाँ ऐसे एरो बनाया है, ठीक। तो जीवाश्मी ईंधन के दहन से भी तो कार्बन जो है एटमॉस्फेयर में रिलीज हो गई ना, तो इसका कंबशन हुआ और एटमॉस्फेयर में क्या हो गई, रिलीज हो गई। बच्चों ज्वालामुखी के फटने पे भी यही चीज होती है, जंगलों में अगर आग लग जाए तो भी कार्बन एटमॉस्फेयर में रिलीज होती है, ठीक है। ये सारे प्रोसेस है। ऑल्दो जंगल में आग लगे काफी नुकसान है, काफी वातावरण को भी नुकसान होता है, कोई अच्छी प्रक्रिया नहीं, लेकिन उस दौरान भी कार्बन जो होता है वो वातावरण में मुक्त हो जाता है। क्लियर है बच्चों। इसमें एक चीज और, अगर हम जलीय वातावरण की बात करें तो वहां चूने की चट्टानें होती हैं, और चूने की चट्टानों को जब आप देखोगे तो वहां पर क्या होता है, ये वाटर से अभिक्रिया करके क्या बना देगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CO2 वाटर रिलीज होंगे। ये कार्बन भी जो है कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में वाटर में क्या होती है बच्चों, रिलीज हो जाती है, ठीक है। तो ये तो जो है कार्बन चक्र है, जल्दी से इसको चेक करो, उसके बाद नेक्स्ट बताती हूँ मैं। चलिए बच्चों नेक्स्ट इसमें देखते हैं हम लोग फास्फोरस चक्र। ये फास्फोरस चक्र पूरा चक्र आया हुआ है, बीच बीच से इसमें से गायब कर दिए गए थे, ABCD इसमें मार्किंग कर दी गई थी और आपको बताना था, ठीक। आपके एनसीईआरटी ने बच्चों दिया है, कुछ वर्ड इंग्लिश के ही हिंदी में लिख दिए हैं और कहीं कहीं पे हिंदी दी हुई है, तो आप लोग इसको प्लीज समझ लो कैसे आपको पढ़ना है। फास्फोरस सबसे पहले किसका मुख्य घटक है, इसको सुनो। तो फास्फोरस बच्चों कहाँ पाया जाता है, देखो फास्फोलिपिड्स के फॉर्म में कोशिका कला में उपस्थित होगा। कोशिका कला की संरचना आप लोग पढ़ते हो कोशिका विज्ञान में। दूसरी चीज बच्चों टीथ में है, बोन्स में है, यानी दांतों में, अस्थियों में, इनमें उपस्थित होगा। हम लोग NADH, NADPH वगैरह पढ़ते हैं, FADH पढ़ते हैं, सब कोएंजाइम्स हैं, इनका भी मुख्य घटक है। इसके अलावा न्यूक्लिक अम्ल, DNA और RNA, उसमें भी जो है फास्फोरस फॉस्फेट के फॉर्म में उपस्थित होती है, ठीक है। ये आप कह सकते हो जो मोलस्कन शेल हैं, मोलस्कन शेल है ना, कठोर कवच जो मोलस्का का होता है, उसमें भी फास्फोरस होता है बच्चों, ठीक। अब फास्फोरस होता कैसे, देखो मृदा में अगर मृदा विलयन में फास्फोरस है तो इसका प्रकाश, इसको जो है अवशोषित कौन करेगा, यहाँ पे प्रोड्यूसर्स, उत्पादक, ठीक। उत्पादक को खाने वाले जो भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट भोजन के लिए इसी पे निर्भर करते हैं, तो आते हैं उपभोक्ता। उपभोक्ता में वो फास्फोरस स्थानांतरित हो गई। अब बच्चों उपभोक्ता की मृत्यु हो गई या उत्पादक जो है, इनको देखा जाए, पत्तियां गिर रही, टहनियां गिर रही, पुष्प हैं, फल हैं, ये सब गिर रहे हैं या मृत होते हैं, तो ये सभी जो है यहाँ अपरदक या डेट्राइटस में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। डेट्राइटस का फर्दर डिकम्पोजिशन होगा तो वो क्या होगा, सॉइल सोल्यूशन बना लेगा। सॉइल सोल्यूशन में एक और चीज आप बताओगे, जब चट्टान टूटती है और मृदा बनाती है तो पोषक जो है उसमें भी मिलते हैं, ये भी सॉइल का सोल्यूशन बना लेगी सॉइल में, ठीक। इनमें से कुछ तो पानी के साथ बह के अलग निकल जाएगा, लेकिन फिर से बाकी जो है वो क्या होता है, उत्पादक इसको अवशोषित कर लेते हैं। तो उत्पादकों द्वारा इसका क्या होगा, अवशोषण, अवशोषण, उत्पादकों द्वारा इसका अवशोषण हो जाएगा, ठीक है। तो ये अवशोषण हो गया बच्चों। तो उत्पादकों द्वारा इसका अवशोषण हो गया और उत्पादक में फिर जाके फिर से ये चक्र चलेगा। तो ये चक्र बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको पढ़ना है। इसके साथ अगर आप, बस एनसीईआरटी ने यही तक दिया है, आप नाइट्रोजन चक्र पढ़ना चाहते हैं बच्चों, तो मिनरल न्यूट्रिशन या खनिज पोषक तत्व, आप ये जो है वहां पे पढ़ लेंगे, नाइट्रोजन साइकिल आपको वहां मिल जाएगी। फिलहाल आपको इकोलॉजी में यहाँ तक पढ़ना है, ठीक है। चलिए इसको फटाफट बच्चों करिए। आई होप कि बहुत आसान है, सिर्फ आपको ध्यान से सुनना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट बच्चों अब हम लोग इसमें आते हैं कौन कौन से अजैविक कारक हैं। बच्चों अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आई है तो बाकी के कंटेंट के लिए इस नंबर पे कॉल करें 180021217999। थैंक यू।